जी कर्नल फरीदी के नावल का पार्ट 5 शाखार। छन 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 बराबर वाले कमरे में घुंघरूओं की झंकार गूंज रही थी। जलानी ने बहुत बुरा सा मुंह बनाकर दरवाज़ों की तरफ देखा, लेकिन चुपचाप बैठा रहा। 1 2 3 4 5 छिन छिन छिन। दूसरे कमरों में सोफिया नाच रही थी, नाच कर रही थी, उसे ताव दिला रही थी। जलानी ने कहा था कि आजकल सुकून चाहते, इसकी ज़हनी हालत इस काबिल नहीं हो किसी किस्म का एहसान बर्दाश्त कर सके, लेकिन ना जाने क्यों इसे छेड़ती रहती थी। सोफी से रोज़ ताव दिलाने के लिए घुंघरू बांधकर बराबर वाले कमरे में उछलना कूदना शुरू कर दिया। जलानी थोड़ी देर तक दोनों हाथों से सर थामे बैठा रहा, फिर उठा और दीवानों की तरह दरवाज़ा पीटने लगा। घुंघरू की झंकार थम गई, दरवाज़ा झटके के साथ खुला और सोफिया से होंठ खोलकर रह गई। उसे जलानी की आंखों से ख्वाब मालूम हो रहा था। तुम नहीं मानोगी, जलानी और आकर बोला, बड़ी मुसीबत है। सोफिया ने खुद पर काबू पाकर कहा, नीचे आंटी जान को आ जाती है और ऊपर तब मौजूद है, फिर मैं काम अश करूँ। तो मुझे परेशान करना चाहती हो। जलानी आंखें निकाल कर बोला, नहीं कसम ले लो, मैं क्या जानती थी कि तुम्हें मेरा नाचना इतना ज़रा गुजरेगा, वरना कि मैं कभी ना आती हूँ। जलानी चलने में कुछ सोचता रहा, फिर बोला, आओ यहाँ आओ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरा दिमाग पकड़ा है। वो छन छन करके इसके कमरे में चली है, बैठ जाओ। जलानी ने कुर्सी की तरफ इशारा किया, लो बैठ गए। सोफिया बैठते बोली, तुम मुझे क्या समझते हो? मगर नारी हूँ सफ़र, तुम्हारे दोनों ख्याल लगो हैं, ये भी मैं ख्याल है। मैं मगरूर नहीं हूँ, मैं नाड़ी नहीं हूँ। और ख़ुद को अपनी खामियाबियों का एहसास आदमी को हो जाए तो इन खामियों को बाकी क्यों रहने दें। तुम नहीं समझ सकती, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? तुम क्या समझाना चाहते था? फिर सोफिया की आंखों में चमक से लगाई। जलानी कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, क्या तुम्हारे घर में कभी धमाके होते हैं? घर में धमाके मैं नहीं समझी। तुम धमाके भी नहीं समझती? धमाके तो समझती हूँ, लेकिन ज़हनी धमाके मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है। अच्छा, कभी तुम्हारे जहन में बिजली सी उठती है? जब हलक तक खाना ठूस लेती हूँ तो आंखें बंद होने लगती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे जहन में बिजलियाँ सी गूंजनी पड़ रही हैं। मेरा मजाक न उड़ाओ। जलानी ने नाखास लहजे में कहा, खुदारा मैं बेचारे आर्टिस्ट को कैसे समझाऊँ? बस अब जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझे मकान से निकालना चाहते हो, तो कोई बातें ना करो, मेरी वजह से सबको तकलीफ़ होती है। जलानी ने सोफिया से कहा, खैर ये मसला तो आंटी की ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। उनसे कहो कि मेरा सामान सर पर करवाने। आखिर यूँ मैं कुछ दिनों बाद अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठूँ, फिर तकलीफ़ भी हो जाऊँगा तुम लोगों के लिए। लेकिन ज़बानी तवाज़ुन क्यों बैठोगे? आखिर किसी डॉक्टर से क्यों मशवरा लेते हैं? वो भी मेरा मजाक उड़ाएगा जब मैं उसे बताऊँगा कि मेरे जहन में धमाके से होते हैं और बिजलियाँ से होती हैं। आंटी कह रही थी तो मैं कुछ दिनों तक आराम करना है। आराम नहीं, मुझे से ज़हनी सुकून चाहिए। कोई ऐसी जगह जहाँ हवा की सरसराहट भी मेरे कानों से न टकराए। और तुम्हें मौज करनी है, तुम्हें अलग फाड़ना है। खैर सुबह तुम मुझे नहीं दिखोगी, शाम तक अपना सामान ले जाऊँगा। यानी से ले जाओगे कि मैं? वो सोफिया के चेहरे से धुक रखने लगा। उसने कुछ देर बाद अगर ये बातें तो मैं परेशान नहीं करूँगी, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है। वो थोड़ी देर तक खामोश रहे, फिर जाने के लिए मुड़ी थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बेगम तनवीर के अलावा कौन हो सकता था? आ जाइए, जलानी ने कहा। दरवाज़ा खोलकर मिसेस तनवीर अंदर आई। इनके हमने कोई अखबार था और वो बहुत खुश नज़र आ रही। अरे जलानी, तुम कैसे आदमी हो? मैं बेटे क्या करो, कुछ बाहर की भी खबरें? इन्होंने सोफिया की तरफ ध्यान दिया बगैर कहा, बाहर क्या हो रहा है साहब? बालकोनी पर जाकर देखो। उनके लहजे से खुशबू उठ रही थी। क्या देखूँ? बेगम तनवीर ने अखबार उसके सामने फेंक दिया। एक मुकामी अखबार का ज़मीमा पहले ही सफ़े पर जली अरफों में तहरीर था, अजीम फरहान जलानी को सलाम। सोफिया भी अखबार पर झुक गई। वो बोला तो हाथ में आगे की तहरीर पढ़ने लगी। बैनुल अक़वामी शहर की नुमाइश की शाहकार तस्वीर, चरवाई जजों की मजलिस का मुतफ़क़ा फ़ैसला। चरवाई साल की बेहतरीन तस्वीर है। ये फ़ैसला मिस्टर जलानी की अदम मौजूदगी में सुनाया गया है। हमें इत्तला मिली है कि मिस्टर जलानी इस दौरान में एक बार नेशनल आर्ट गैलरी में नहीं आए। पिछली रात जब मुख्तलिफ़ अक़वाम के बड़े मुसव्विर गैलरी में तस्वीर का इंतखाब कर रहे थे, इस वक्त भी जलानी साहब अपनी तस्वीर के करीब मौजूद नहीं थे। तस्वीर के पहले दिन ही हमारे नुमाइंदे को इनसे गुफ्तगू करने का इत्तफ़ाक़ हुआ था। इन्होंने उसे बताया कि इस मुकाबले में बेदिली से शरीक हुए हैं। बस इन्होंने एक ज़बरदस्ती घसीटा किया। अपनी तस्वीर के बारे में उन्होंने ख्याल किया था वो भी यूँ ही सी है। उन्होंने उस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं की थी। जलानी साहब की कसर नसी थी, वरना पहले ही दिन से तस्वीर के करीब अज़लाम नज़र आता है। वाज़ेह है कि जलानी ने 3 साल में सिर्फ एक इंसानी तस्वीर बनाई है। सोनिया खामोश होकर सीधी खड़ी रही, मुझसे अंदाज में फल की खा रही थी। तुम बताओ कि मैं लोगों को कहाँ बैठा हूँ? बेगम तनवीर ने कहा, किन लोगों को? प्रेस रिपोर्टर और ऑटोग्राफ लेने वालों का जुम्मे खफीर पर मौजूद है। मेरे खुदा, जलानी ने खुदा जानने का, मैं तो बीमार हूँ, मुझे भीड़ भाड़ से वहशत होती है। खुदा के लिए ने किसे ताल देखे, मेरे बस से बाहर है। बेगम तनवीर उसे मुतय्यन नज़र से घूरते बोली, मैं देखती हूँ कि तुम फिर इस खबर का ज़रा बराबर भी असर नहीं हुआ।
तो पहले ही से मालूम था नहीं। जलानी के ऑर्डर पर मैं फीकी से मुस्कुराती है, फैसला किस्म की जानबदारी का नतीजा तो नहीं है। अरे मतलब नहीं था मेरा। मैं बस इन्हें किसी तरह टाल दीजिए, मेरा सर चकरा रहा है। बेगम तनवीर की आंखों में तशवीश साफ पड़ी जा सकती थी। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही, फिर वापस चली गई। सोफी अब भी वहीं खड़ी थी। जाओ तुम भी बेगम साहिबा की मदद करो, जलानी ने सका। तुम सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो। सोफिया का लहजा जहरीला था। मैं नहीं समझा तुम क्या कहना चाहती हो। तुम अब तक हज़ारों आदमियों से कह चुके हो कि तस्वीर तख्लीकी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सामने कोई मॉडल मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसे तख्लीकी तस्वर नहीं कर सकती। मत करो, जाओ, मेरे सामने कहा मैं दुनिया को धोखा दे रहा हूँ, फिर मेरा क्या बिगड़ेगा। 10 साल की शागिर्द दूसरी ना करा पाती तो क्या होता, क्योंकि मैं जलानी की वजह गिलानी होता। तुम मखरूर और छोटे तुम आर्टिस्ट वाली कोई बात नहीं मिलती। मैं लगा आ रहा हूँ, जाओ, बोर ना करो। बस इतना बोर करूँगी तुम दीवारों से टकराते फिरोगे। सच कहता हूँ तुम्हें मायूस होगी। जलानी के ऑर्डर पर खफीफ से मुस्कुराहट थी। मैं तुम्हारी अदम मौजूदगी में अपने तो अपना गला घोट सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इससे लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका नहीं दे सकता। मेरी इज़्ज़त में क्यों? हाँ, तुम्हारी इज़्ज़त में जलानी की मुस्कुराहट बरकरार रही है। ऐसा मालूम होता था जैसे उसकी मुस्कुराहट के लिए अपने जहन से जंग करनी पड़ रही है। और तुम्हें मुझसे क्यों ज़्यादा? सोफिया ने तर्स ले जमे का पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे तुमने पिछले जन्म में मेरी मुर्गियाँ चुराई हैं। सोफिया को जलानी की संजीदगी पर असर आ गई। तुम तो कोहेन के भी कायल मालूम होते हो। इसने कुछ देर बाद ना खुशगार लहजे में कहा, क्यों ना हो कायल, मुझे इससे कौन रोक सकता है। अगर लोग मालूम हो जाए कि तुम ऐसे एतकाद रखते हो तो आज ही से इसकी पब्लिसिटी भी शुरू कर दो। हो सकता है इतना जलानी से गिलानी बन जाऊँ, लेकिन ना तो मेरी शक्ल तब्दील होगी और ना मैं झूठा आर्टिस्ट बनाऊँगा, और ये सब कुछ मेरी इज्जत में होगा। क्यों? सोफिया आँखें निकाल कर बोली, बिल्कुल। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने ना आया करूँ? हाँ, मैं यही चाहता हूँ ताकि मेरे फर्स्ट को तुम्हारी आवाज़ में मेरे कानों में ना हो। अरे तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। सोफिया ने झगड़े अंदाज में कहा। ठीक है, इसी वक्त बेगम तनवीर दोबारा कमरे में दाखिल हुई। इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई बड़ी खबर ला रही हो। इन दोनों ने साइया नज़रों से इनकी तरफ देखा। फिर बेगम तनवीर जलानी का ऐसे नज़रों से देख रही थी जैसे कोई इनके लिए क्या बात है। वो बेगम तनवीर इस तरह चौकी जैसे मुँह पड़ी हो। फिर उन्होंने सब लोग जा चुके, लेकिन एक आदमी अब भी नशस्त से मौजूद है। कौन? महकमा सुराग आसानी का एक ऑफिसर, कर्नल फरीदी। कर्नल फरीदी? सोफिया की आंखें हैरत से फैल गई। फिर मुस्ताद अंदाज में बोलते हैं, आंटी, यकीन नहीं आता कि कर्नल फरीदी हमारे मकान में मौजूद है। मैं नहीं देखना चाहती। मगर आंटी, इनका यहाँ क्या? ये मैं जलानी से पूछना चाहती हूँ। पार्ट एंड।